कल हमने ये कर लिया था टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला है। कल हमने डिटेल में ये सब पढ़ा था और इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया था कि टॉर्क आर क्रॉस एफ किस तरह से टॉर्क का डायरेक्शन देता है बाय यूजिंग स्क्रू रूल। एक हमने ये न्यूमेरिकल किया था और ये भी हमने पढ़ लिया था। आपकी क्लास में हो गया था बेटा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम? नो सर। ये नहीं हुआ आपकी क्लास में? नो सर। ओके, चलिए लिखो स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नोट इट। स्टेटमेंट लिखा गया इसका। स्टेटमेंट: when a body is in rotational equilibrium, the sum of clockwise moment about any point is equal to the sum of the anti-clockwise moment. लिख रही है बेटा प्रिंसिपल? बोलो। When a body is in rotational equilibrium, the sum of clockwise moment about any point is equal to the sum of the anti-clockwise moments about that point. Done? रिप्लाई करो फिर तभी चलूंगा मैं आगे। यस सर। यस सर। देखो आपने हमने बचपन में ये गेम्स खेली होती है। देखो एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है और एक इधर बैठा है। अब ये देखो अप एंड डाउन चलेगा, अप एंड डाउन। अगर इसका वेट ज्यादा हो जाए इसका तो ये डाउन आ गया। देखो इधर ये डाउन है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, तो वेट इसका नीचे को लग रहा है ऐसे। तो वेट नीचे को वेट लगने का मतलब फोर्स, और ये वाली डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका वेट भी नीचे को ही है, लेकिन इसकी ये डिस्टेंस ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी मैं d1 मान लेता हूं, इसकी d2 मान लेता हूं। अच्छा ये बैलेंस कब होगा? बैलेंस दोनों बराबर कब होंगे? अगर या तो वेट बराबर हो जाए दोनों साइड, या तो वेट बराबर हो जाए तो ये बैलेंस आ जाएगा इस कंडीशन। ये अगर वेट बराबर है दोनों साइड तो ये बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, राइट। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? अब देखो अगर मान लो सिचुएशन ये नहीं है, ये है। मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सिचुएशन ये है, ये है, इधर वाली लेंथ ज्यादा है, एक बच्चा बैठा इधर बैठेगा, इधर। अब क्या देखो इधर इसका वेट नीचे है mg,
डिस्टेंस ये है O पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है। अब इधर की डिस्टेंस ज्यादा है, अगर सेम वेट का बच्चा इधर बैठ जाए तो क्या होगा? देखो इधर डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ये मैं D1 मान लेता हूं, ये डिस्टेंस D2। अब इधर देखो ये डाउन, ये इसका वेट नीचे है mg, तो क्या होगा? सिचुएशन क्या बनेगी? अब इधर ये देखो ये लेंथ बढ़ गई, ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो टॉर्क इधर देखो क्या आएगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इधर नीचे को लग रही है, जो फोर्स है मान लो 10 न्यूटन लगती है, 10 न्यूटन, और डिस्टेंस मान लेते हैं ये 2 मीटर है, तो कितना बना? 20 न्यूटन मीटर। नीचे को टॉर्क कितना बना बेटा? 20 न्यूटन मीटर। अगर इधर भी आप सेम वेट का बच्चा बिठाते हो, देखो इधर इधर टॉर्क कितना बना? सेम वेट मतलब फोर्स नीचे को सेम लग रही है, 10 ही लग रही है, 10, लेकिन इधर की डिस्टेंस तो कम है, ये डिस्टेंस कम है ना बेटा। देखो ये मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर, तो टॉर्क कितना हुआ? 10 न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली ये डाउन चला जाएगा क्योंकि इसको ज्यादा टॉर्क मिल रही है, इसको कम मिल रही है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, राइट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तभी होगा अगर दोनों साइड का प्रोडक्ट, इस साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू इस साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो बराबर होने से क्या हुआ? अगर इधर डिस्टेंस बढ़ गया, इधर डिस्टेंस बढ़ गया, देखो इधर, तो मुझे इस साइड वेट बढ़ाना पड़ेगा, तो बराबर आएंगे। क्योंकि मुझे फिर इधर, अगर मैं इधर इधर ये फोर्स 20 कर दूं तो आएगा ये 20 न्यूटन मीटर। अंडरस्टैंड? कुछ समझ आया? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बेटा। अभी मैंने आर्टिकल स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस टॉपिक की। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया कुछ? ये रिप्लाई करो। यस। ये प्रैक्टिकल तरीका है इसको समझने का। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या लिखी है, वो आपने नोट कर ली है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन ए बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बोलता है जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी, मान लो यही था ये, अगर यही रोटेट करेगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, अगर इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे, जब रोटेट करेगा तो होना क्या चाहिए? इस साइड का जो वेट और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट इस साइड के वेट और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये डायग्राम बनाओ बेटा जल्दी से। जल्दी जल्दी बनाए डायग्राम। किसी का स्पीकर ऑन है उसको ऑफ कर लें। डन हो गया डायग्राम? Yes, sir. Yes, So sir. let us suppose that this is a uniform rod, right, on a pivot. This is a pivot. Two weights
having mass m1 and m2 hung on both sides, its weight is vertically downward. W1 is equal to m1g, and weight is a force. Suppose that is a force, and on another side, suppose that is a point A and this is a point B, right? Another weight of mass m2 and weight is downward toward the center of the earth, m2g, and its weight is downward. तो हमने मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क। तो यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स लग रही है F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D1, ये है डिस्टेंस, और ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। दिस एक्सिस, दिस एन एक्सिस अबाउट विच इट विल रोटेट। और उधर से जो ना क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है, इधर को इधर ये डाउन साइड, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लिया और इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स F2 इंटू D2। अभी मैंने आपको समझाया ये फिक्स पॉइंट हो गया, और इसके अबाउट ये तभी रोटेट करेगा ऐसे, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी ऐसे। कब? जब ये फोर्स और ये डिस्टेंस इनका प्रोडक्ट, फोर्स इंटू डिस्टेंस D1, फोर्स इंटू डिस्टेंस D2, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर होगा, तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम माना जाएगा। अदरवाइज ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। अगर बैलेंस बराबर नहीं होगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने बताया आपको, दिस इज ये प्रोडक्ट से, गिव मी 1 सेकेंड। अगर ये बराबर कैसे होगा, किस सिचुएशन पे होगा बराबर? एग्जांपल न्यूमेरिकल ऐड कर लेते हैं इसमें। ये 10 था और ये 2 था, तो बना ये 20 न्यूटन मीटर। तो अगर ये भी 10 ही हो, इसको करते हैं ये 20 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू ये भी 20 न्यूटन मीटर। कहने का मतलब प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस और फोर्स का बराबर होना चाहिए, तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अंडरस्टैंड बेटा? बताओ समझाया नहीं? जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाइस। तो इसका प्रिंसिपल है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। लिखो इसको कॉपी पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. Anti-clockwise moment to force F1 distance D1, force F2 distance D2। फोर्स आपको दिख रहा है, वेट W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2। वेट है M1G D1 इज इक्वल टू M2G D2। तो क्या बना ये?
ये हो गया लोड, दिस इज लोड, लोड इनटू लोड आर्म, मिस्टर युवराज, लेट्स हैव a cup of tea after the class. Load into load arm is equal to effort into effort arm. Effort arm, इसको बोलते हैं लीवर प्रिंसिपल, कभी कभी इसका नाम ये लीवर प्रिंसिपल, लीवर प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, नोट करो इसको, बाकी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर न्यूमेरिकल में और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, आगे मूव करें, बोलो। यस सर। मिस्टर युवराज, आर यू इन क्लास? माइक ऑन करें। कोई नहीं बेटा, क्लास के बाद मिलते हैं। बी रेडी। वर्क डन बाय टॉर्क एंड उसका तो पावर भी निकालना है, ये अलग है। नोट इट, नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्क डन बाय टॉर्क। सबसे पहला काम फिजिक्स में डायग्राम, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स। Suppose that this is a rigid body, this is a fixed axis, ये रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। कहने का मतलब ऐसे, इसका एक पॉइंट मास मान लिया मैंने, स्मॉल मास, और यहां से उसका डिस्टेंस, दिस इज ओ पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे, इस लाइन के अबाउट। ये डिस्टेंस आर, ये पॉइंट पी, ये स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम। आप यहां से इसको फोर्स, तो ये आपने ऐसे फोर्स लगाई, ये मूव कर गया यहां से, पी पॉइंट से यहां तक चला गया, अनदर पॉइंट क्यू, ये मास मूव कर गया यहां से अनदर पॉइंट क्यू। इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा थीटा, पी से क्यू। दिस इज द फोर्स,
यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, आगे से इस डायरेक्शन में लग जाएगा, मतलब चेंज होती रहेगी डायरेक्शन इसकी। फोर्स फोर्स ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। ओके बेटा, नोटेड। आगे मूव करें। लेट ए रिजिड बॉडी undergoes angular displacement delta theta during rotational motion. During rotational motion. देखो हमने सिंपल पहले लीनियर मोशन में वर्क पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम रोटेशनल में मोशन में वर्क निकालने जा रहे हैं। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारा काम एक्चुअली ये है, ये हमने कैलकुलेट कर लेना। अब ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल POQ angle is equal to arc divided by radius। एंगल है डेल्टा थीटा, आर्क है PQ, रेडियस है स्मॉल आर। यहां से PQ निकल जाएगा R डेल्टा थीटा। आर्क मैंने निकाल ली, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट डेल्टा W इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो वर्क, कोई भी वर्क होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स है मेरे पास, फोर्स हमने लगाई F और डिस्प्लेसमेंट आ गई P से लेके Q तक। डिस्प्लेसमेंट इज P। सो डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स F, PQ का वैल्यू मैंने निकाल रखा है R डेल्टा थीटा। अब मुझे बताइए फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, रिप्लाई करो जल्दी। कल पढ़ा है आपने। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू RF अगर साइन थीटा ओवर 90 डिग्री हो जाए। ये बना टॉर्क डेल्टा थीटा। सिंपली वर्क इज इक्वल टू टॉ इनटू थीटा, ऐसा लिख सकते हो आप, टोटल वर्क डन फुल रोटेशन में। ये हमारे पास वर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गई।
अगर इसके डिवाइड में दोनों साइड में डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड में डेल्टा टी कर दिया और इधर भी टॉर्क डेल्टा थीटा डिवाइड में डेल्टा टी कर दिया, तो एक नया रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी। पावर। पावर, गुड। पावर P is equal to tau. What is delta theta by delta t? ओमेगा। What is omega? एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. Very nice. Power is equal to tau omega. Omega क्या बोलेंगे, angular speed, और ओमेगा क्या है, d theta by dt, ये आप पढ़ चुके। The time rate of change of displacement. टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ये भी कर लेते हैं। कल आपने ये एंगल वाली बात रह गई थी। देखो, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, इट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। केस नंबर 1, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पीछे चलते हैं जरा। इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बीच में एंगल है, आर और एफ। ये डिस्टेंस में अगर आर मान लूं, आर और एफ, अगर मैं ये वाली स्ट्रेट फोर्स लगाता हूं बेटा, तो आर और एफ के बीच में क्या एंगल होगा, 0 होगा। अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं तो आर और एफ के बीच में क्या होगा, 0 एंगल होगा। कहने का मतलब आर इज पैरेलल टू एफ। तो टॉर्क क्या ये रोटेट करेगा इस सिचुएशन में, जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेट करेगा क्या, रिप्लाई कीजिए। नो सर। नहीं करेगा, तो टॉर्क भी 0 आना चाहिए। तो टॉर्क जो है आर एफ साइन 0 डिग्री, एज यू नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। नो टॉर्क, इट विल नॉट रोटेट। अगर आप ऐसे फोर्स लगाओ ये रोटेट नहीं करेगा। केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर इज परपेंडिकुलर टू एफ। कल इसके बारे में बात की थी हमने। अगर ये वाली फोर्स लगाऊं मैं, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए। कुर्सी भी आप 1 मिनट रहा। किसी बच्चे का माइक ऑफ, क्या बोलते कुर्सी हैं, भी आप हाँ तो पता नहीं होता है। अंकित ठाकुर, मिस्टर अंकित ठाकुर, नहीं अंकित चीनी ठाकुर, लंदरी मैं देखी। I will remove you from the class right now. तो ये आ गया मेरे पास साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। टॉर्क आ गया आर एफ मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम। छोटा सा आर्टिकल है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। जल्दी लिखिए, 5 मिनट्स में हम कर लेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब वेक्टर की फॉर्म है। सपोज दैट this is a mass, this is a distance r, rotating अब ये एयर में है, आर क्या आएगा आपके पास, आर आएगा, आर वेक्टर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखूं, एक्स आई इसकी पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीनों एक्सिस आएंगे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इज द वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर इज जे कैप, इज द जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर इज के कैप। और ये रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, फोर्स भी के विद फोर्स को जो है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये मेरे पास फोर्स आ गया। तो हम टॉर्क निकालेंगे यहां से, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आई जे के, आई के साथ है एक्स, पहले हम आर के बारे में लिखेंगे, एक्स ये वाई और जेड, और यहां एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, क्रॉस निकालना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, आई ब्रैकेट के अंदर, ये मुझे कॉलम नहीं दिख रहा, ये रो नहीं, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ऐसे हम निकाल सकते हैं। प्लस जे मैंने माइनस नहीं लिया, मैंने प्लस लिया, तो प्लस के केस में अगर मैं प्लस लूं तो मैंने आपको बताया मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई का, मैं इधर से इधर करूंगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के कैप, ये नहीं दिख रहा है मुझे, ये नहीं, एक्स एफ वाई दोबारा उसी पैटर्न पे आ गए, माइनस वाई एफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो फाइनली विच इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप, इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, ये अब देखो इसमें एक्स है ही नहीं, क्योंकि टॉर्क तो परपेंडिकुलर एक्ट करता है जिस साइड, वाई जेड और जेड वाई, तो ये टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस वाई डायरेक्शन, ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, प्लस जे इज द टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस, इसमें वाई नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो वाई होगा ही नहीं, टॉर्क परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस, इस प्लस के, इसमें देखो क्या नहीं है, जेड नहीं है इसमें, टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस, ये बना मेरे पास इक्वेशन। यहां से मैं टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस, टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस आया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और ये आया जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और ये आया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वाई जेड देखो अलोंग परपेंडिकुलर पड़ेगा, टॉर्क आपने कल देखा था आर क्रॉस एफ, ये आर था ये एफ था, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं ये,
थीटा, तो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ता है तो आर क्रॉस एफ। स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो आप, स्क्रू रूल मैंने आपको बताया, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। टॉर्क इधर लगेगा, तो इसलिए जब वाई जेड एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, जेड एफ एक्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इस तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क एक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो क्लास ऑफ होने वाला है अब।